बायोलॉजी के एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो बता रहा हूँ। और दो बातें हम लोग करेंगे अभी। एक तो बात करेंगे आपसे जो टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी, और दूसरी बात करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम है उसकी। तो दो बातें आपसे आज हम करने वाले हैं। और किसी भी टाइप की अगर आपकी क्वेरीज होती हैं तो आप ज़रूर पूछिए, उसका भी जवाब देंगे, लेकिन आराम आराम से इन टॉपिक्स का, क्योंकि इनको छांट करके बहुत मुश्किल से क्रिएट किया है हमने। तो आते हैं अपने पावर पॉइंट पे। और सबसे पहली बात हम लोग करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम की। डायग्राम में सबसे पहले आपको दिख रहा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। आपको स्क्रीन पे सारा नजर आ रहा होगा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में वैसे तो मैंने आपको पहले बताया है कि डायग्राम मोस्टली जो है, जो छोटे छोटे डायग्राम है वो तो आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन मोस्टली जो डायग्राम है वो ऑलरेडी आपके बने हुए आएंगे। आपको सिर्फ उनमें आपको शो करना है कि जैसे इसमें नसल पैसे शो हो रहा है, माउथ कैविटी शो हो रहा है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, लंग्स हैं, रिब्स हैं, सारी चीजें हैं। अब जैसे मान लीजिए फेरिंग्स और लैरिंग्स को डिनोट कर दिया ए और बी से, ट्रैकिया को कर दिया सी से, लंग्स हैं किसी को भी डिनोट कर दिया, तो जब तक आप इसे रफ स्केच ना कर लें तब तक आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे था। फिर पता लगेगा, देखिए जब आप यूं रट करके लिखेंगे कि एक बार देख लिया, हाँ दिमाग में बैठ गया, तो वो उसी उसी समय बैठता है। क्योंकि आप जानते हैं, कोई अगर गाना आप सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप गाना तो बिल्कुल आपको आ गया, बिल्कुल याद है, और वही गाना आप बंद कर दें एक बार, फिर आप टाइम टाइम फीस हो जाते हैं। तो यहां देखना है कि फेरिंग्स और लैरिंग्स, लैरिंग्स जो है वो वॉइस बॉक्स के रूप में काम करता है। फेरिंग्स जो है हमारे जो भोजन है, जो हम फूड इनटेक करते हैं उसका पैसेज है। ट्रैकिया, ट्रैकिया पे आकर के ये सारी चीजें देखिए, यहाँ पे रिंग लाइक लिखा भी है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का ये रिंग बना हुआ होता है सारा। और यहीं से, और यहाँ पे एक प्रोसेस होता है बेटा, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, EPIGLOTIS। एपिग्लोटिस क्या होता है? जब हम स्वेलिंग करते हैं, स्वेलिंग करते हैं यानी कि भोजन को जब हम इनटेक करते हैं, तो इसी से, इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से हमें महसूस होता है ना कोई चीज अंदर की तो साइड में जा रही है। इसके बाद लंग्स, लंग्स आप देख रहे हैं दोनों साइड में है। अब लंग्स के जो फंक्शन है वो तो आपको करना ही है। तो एक ये डायग्राम, मैं तो फिलहाल तो डायग्राम की बात कर रहा हूँ, जब टॉपिक्स पे आऊंगा तो फिर इसे भी एलोबरेट करूंगा। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये डायग्राम आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। अब दूसरे डायग्राम पे आते हैं, ये देखिए, ओपन एंड क्लोज स्टोमाटल पोर। स्टोमाटा याद रखिए ये पाया जाता है कहाँ, कहाँ पाया जाता है? लिप्स में। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर लिप्स को चाहिए, तो इनका जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो आना जाना लगा रहता है, वो इन पोर के जो स्टोमेटल पोर देख रहे हैं आप, इसी के थ्रू होता है। ये जो बी वाला है ना, ये क्लोज्ड है, बंद है। बंद का मतलब है कि फिर वहां से कोई इनटेक नहीं होगा, और ये क्लोज्ड है।
तो ये जो डायग्राम है, स्टोमेटल पोर, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, ये डायग्राम, और फिर इसके फंक्शन तो जरूर ये आपको करने हैं। इसके बाद तीसरे डायग्राम पे आ जाते हैं, और ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अभी प्री बोर्ड में आपने एक ऐसा देखा भी था जहां पे आपको इस तरह से शो करना था। बहुत छोटी सी बात है, यहाँ पे जो ये जो पार्ट सबसे ऊपर देख रहे हैं, लंग कैपिलरीज है, इधर पल्मोनरी वेन है, और दूसरी तरफ पल्मोनरी आर्टरी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको याद होगा कि जब आर्टरी और वेन सिर्फ होता है, सिर्फ आर्टरी और वेन है, तो आर्टरी का मतलब है कि वो प्योर ब्लड को कैरी करेगा, वेन जो है वो इम्प्योर कैरी करेगा। लेकिन यहाँ पल्मोनरी लग गया, तो जब पल्मोनरी लग गया तो उल्टा काम हो जाता है। पल्मोनरी वेन जो होता है, वैसे इसका काम इम्प्योर ब्लड कैरी करने का है वेन का, लेकिन जब पल्मोनरी वेन है तो ये प्योर ब्लड कैरी करेगा। अच्छा, मैं एक चीज फिर क्लेरिफाई कर ही देता हूं कि ये इम्प्योर और प्योर का मतलब क्या है। भाई, हमारे शरीर में प्योर का मतलब है कि वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, और इम्प्योर का मतलब है कि वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो, यहां देख रहे हैं एरो भी बना हुआ है, लंग से ये पल्मोनरी वेन जो है वो पहुंचता है कहाँ, ये आप देख रहे हैं ऑर्टा, यहाँ से ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। फिर ऑर्टा से होते हुए ये हमारे पूरे बॉडी में घूमता है, ये सारे आर्टरी हैं, है ना, ये दो लंग्स दिखा रखे हैं। और फिर यहां पे जब पहुंचता है, कैपिलरी इन बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से दूर भी कैपिलरीज होती हैं, तो यहां पे आके ये सारे जो आर्टरीज हैं, जो प्योर ब्लड आर्टरी क्या करते हैं, प्योर ब्लड कैरी करते हैं, और यहाँ ये वेन्स है, दोनों का आप कलर भी अलग देख रहे हैं। तो फ्रॉम बॉडी वेना कावा से होकर के वापिस देखिए हार्ट में गया, हार्ट से वापिस यहाँ से निकल के पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स गया। अब लंग्स में जो पल्मोनरी आर्टरी लेके गया है, ये इम्प्योर लेके गया, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला लेके गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर हमारे नोज से बाहर चला जाता है। तो ऐसे करके ट्रांसपोर्ट होता है, या यूं कह सकते हैं एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना है। अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं, और वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में एक तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बॉमेंस कैप्सूल दिख रहा है आपको, आवाज नहीं मिल रही है आपको? बॉमेंस कैप्सूल, आवाज में प्रॉब्लम है तो बताएंगे मेरे को। ये रेनल आर्टरी है। अब फिर से यहाँ पे तो ये रेनल आर्टरी है, और रेनल आर्टरी फिर से नाम से आप देखेंगे तो यहां उल्टा हो जाता है। रेनल आर्टरी में क्या आएगा, इम्प्योर वाला आएगा। अब ये देखो, जैसे ही इम्प्योर वाला आता है तो बॉमेंस कैप्सूल में यहाँ पे ग्लोमेरुल्स है पहले से। एक तरह से आप कह सकते हो ना, मैं क्या एग्जांपल दूं आपको, जैसे
कोई चीज हमें डिस्टिल करनी होती है, वाटर को, वाटर मान लो कि थोड़े उसमें पार्टिकल मिले हुए हैं धूल कण, और उसे हमें डिस्टिल करना है। तो डिस्टिल करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिस्टिल करने के लिए उसमें आप थोड़े से ना पत्थर के छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनको रख करके और उसमें वो वाला पानी डाल दो, वो अपने आप छन जाता है। वैसे ही यहाँ पे ये मोमेंट्स कैप्सूल है जिसके अंदर ग्लोमेरुल्स हैं। जैसे ही रेनल आर्टरी से इम्प्योर ब्लड यहाँ पहुंचता है तो यहाँ पे छनने का काम हो जाता है, यानी वो जो है इसे जो इम्प्योरिटीज हैं वो अलग होने स्टार्ट हो जाते हैं। इम्प्योरिटी जब स्टार्ट होते हैं तो आप यहाँ देखो, ये जो आपको दिख रहा है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ये सारे नेफ्रॉन के पार्ट हैं। इन सबसे ये जो आर्टरी है वो आप देखोगे तो एक तरह से लगेगा जैसे लिपटा हुआ सा दिख रहा है ना, और यहीं पे आपको रेनल वेन्स भी दिखाई दे रहा है। तो ये जो इम्प्योर ब्लड लेके आया था जिसमें कि यूरिया मिले होते हैं और भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, ये सारे बॉमन्स कैप्सूल के थ्रू यहाँ से ये छन जाते हैं। और जो बचा हुआ पार्ट है, जो यानी छनने के बाद जो प्योर रह जाता है, वो आप देखोगे यहाँ पे रेनल वेन्स है, यहाँ से रेनल वेन से वापिस ये चला जाता है। भाई ब्लड तो नहीं ना बाहर आना है, वो तो जो इम्प्योरिटीज है वही बाहर आना है। तो इम्प्योरिटीज यहाँ पे छन के और बाकी जो है जो रेनल वेन्स है उससे हमारा ब्लड वापस चला जाता है। तो ये जो है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा डीपली आप पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं ह्यूमन ब्रेन में। मुझे पता है आपके माइंड में बात चल रही होगी कि हार्ट के बारे में बात नहीं हुई, तो हार्ट भाई कर ही लेना, डबल सर्कुलेशन आगे मैं बात करूंगा, है ना। तो अब बात कर लेते हैं किसकी, ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन में एकदम डायग्राम अच्छे से देख लेना, यहाँ मिड ब्रेन है, इधर को ऊपर में स्कल है, क्रेनियम कहते हैं इसको, ये सेरेब्रम है, ये आगे का फोर ब्रेन है, ये जो इसमें हिंड ब्रेन है उसका जो पार्ट दिखा रखा है, पॉन्स है, मेडुला है, सेरेब्रम है, और यहाँ पे ये ग्लैंड है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो ये दो ग्लैंड है। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये पूरी फिर नीचे तक रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी स्पाइनल कोड हो जाती है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को देखने के बाद आप क्या करेंगे, इसके जो फंक्शन मैंने आपको लिखवा रखे हैं, कई बार मैंने आपको बताए हैं, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। अगले डायग्राम पे हम लोग आ जाते हैं और बात करेंगे अब रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, इसके स्टेटमेंट को जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो इसके स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर अंग्रेजी में थोड़ा तंग हो जाए तो हिंदी वाला पढ़ लीजिएगा, लेकिन साइंस में मैंने कहा है कि हिंदी वाले पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, नहीं तो कुछ ऐसे वर्ड हैं कि आप ना हिंदी के रहोगे ना इंग्लिश के रहोगे। तो रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, बहुत बचपन से आप एक्सपेरिमेंट करते आए हैं, ये एक्टिविटी करते आए हैं, पढ़ते आए हैं इसको, क्या कि जब हम कोई किसी क्लोज्ड बॉक्स में हम कोई प्लांट रख देते हैं और उस क्लोज्ड बॉक्स में एक छोटा सा होल कर देते हैं, तो लाइट की साइड में वो प्लांट जो है वो मुड़ जाता है। अब आप जानते ही हैं क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की जरूरत होती है ना। तो ये जो डायग्राम है किस तरह से पूछ ले ये आप ध्यान रखोगे। इसके बाद बात कर लेते हैं प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। अब इसी में दोनों चीजें दिखा दी गई हैं, ध्यान से देखना। जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट। अब ये थोड़ा डायग्राम आपको हॉरिजॉन्टल लग रहा है, लेकिन ये एक्चुअली गमला ऐसे थोड़ी ना रहेगा, सीधा ही रहेगा ना, तो आप सीधा सोच के इसको समझने की कोशिश करना। जो रूट होती है वो, जियो मतलब अर्थ होता है, हमने पढ़ा ना जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, अर्थ की तरफ मूवमेंट जियोट्रॉपिज्म होता है, अर्थ की तरफ मूवमेंट जियोट्रॉपिज्म होता है। तो जब इसका रूट, हमें पता है कि वो अर्थ की तरफ मूव करता है, यानी कि वो पॉजिटिव साइन शो कर रहा है कि हाँ भाई हम अर्थ की तरफ ही जा रहे हैं, तो वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिज्म है। और जो सूट होता है, यानी जो उसका लीव्स है, स्टेम है, वो तो भाई अर्थ के अपोजिट भागेगा, तो इसीलिए उसको निगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं।
बहुत ध्यान से समझ लेना, छोटी सी बात है लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब आ जाते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के लिए मैंने ये छांट छांट के रखे हैं। पिटारा है ये, पिटारा, एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स, मेल और फीमेल दोनों में हम देखेंगे, हालांकि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है मेल और फीमेल में। तो मेल में अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीजें हैं, पेनियल ग्लैंड अभी दिखाया था ब्रेन वाले डायग्राम में, पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है। अब बेटा इनके इन ग्लैंड के डायग्राम से ही हम बहुत सारी स्टडी कर लेते हैं। डायग्राम सिर्फ मैं डायग्राम के वे में नहीं बता रहा हूं, इसके जो फंक्शन है पेनियल ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के, हाइपोथैलेमस के, इनके फंक्शन आपको देखने हैं। इसके बाद इसी तरह से थायराइड ग्लैंड है, थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज होता है यहाँ से। पाराथायराइड है, पाराथायराइड इसको इंसिस्ट करता है काम करने के लिए। थाइमस है, पैनक्रियाज और एडर्नल ग्लैंड, और यहाँ टेस्टिस। तो इन ग्लैंड से जो सेक्रेट होने वाले हैं उनके हार्मोन्स भी आपको देखने, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई। इसमें याद भी होगा आपको, हाफ ईयरली में या एक एग्जाम में आपको मैंने दिया था। इसमें आपको क्या करना है कि ए बी सी डी कहीं पे दिया हुआ रहेगा। अब उस ग्लैंड को पहचानिए, वहां से सेक्रेशन जो हार्मोन्स का होता है उसका फंक्शन लिखिए। और इसमें मैं कई बार बता चुका हूं कि स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन हैं। कैसे कि अगर मान लो कि आप चाय बना रहे हो, आपके घर में गेस्ट आ गए, तो मम्मी ने कहा भाई चाय बनाओ, आपने चाय बनाई, और जैसे ही आप चाय लेके जा रहे हो गेस्ट को देने के लिए, तो वो किसी हड़बड़ी में वो चाय का प्याला गिर गया, प्लेट टूट गई, और तब तक जो है अब आपको डर लगेगा ना कि मम्मी आके बेलन उठाएगी। तो फिर क्या करोगे? उस समय क्या हालात होते हैं? पसीने वसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन बना करके फिर आपसे कहेगा अब बताओ जी कि कौन सा ग्लैंड अब एक्टिव हो गया, कौन सा हार्मोन सेक्रेट हो गया। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आ जाते हैं फीमेल पे। तो मैंने कहा फीमेल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें, और लगभग लगभग सब वही है, सिर्फ ओवरीज का एक डिफरेंस है इसमें, और कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, ये आवाज क्यों सबकी अथर्व आवाज आ रही है ना बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? संस्कार आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये स्पोर फॉर्मेशन है। अभी अभी मैंने बताया था आपको, राइजोपस एग्जाम्पल है ये, जो इसके ये गोल गोल से नजर आ रहे हैं, इन सब में स्पोर्स होते हैं, और जैसे ये ब्रस्ट होता है वैसे ही फिर नया राइजोपस ये बना देता है। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं रीजनरेशन इन प्लेनेरिया। अब एग्जाम्पल भी देखो साथ के साथ आपको मिल रहा है कि रीजनरेशन किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। कैसे होता है भाई? तो देखो, ये पहले ब्रेक हो जाता है, और टूटने के बाद ये जो 3 पार्ट बने ना, वही फिर बड़े बड़े से होकर के थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े और बड़े हो गए, अच्छे वाले बड़े हो गए, फिर यही ब्रेक हो जाएंगे, फिर ये 9 बना लेंगे। तो इस तरह से जो है वो रीजनरेशन होता है। प्लेनेरिया एग्जाम्पल है। अब यहां से बात करते हैं, अभी अभी बताया था आपको मैंने कल परसों ही, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। एकदम ध्यान से फ्लावर का ए बी सी डी सारा पार्ट आपको देखना है। आपको मालूम है कि ये जो स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है, ये फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है।
इधर जो आप देख रहे हैं एंथर है, फिलामेंट है, तो ये पार्ट जो है वो है स्टैमेन का, ये मेल पार्ट है। पेटल्स, पेटल्स का काम क्या होता है, ये इंसेक्ट को, जिसको हम वेक्टर कहते हैं, वेक्टर ऑफ पॉलिनेशन, आई रिपीट, वेक्टर ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन करवाने के जो कारण होते हैं, कारक होते हैं, इन्हीं पेटल्स के कारण जो इंसेक्ट हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो जब आते हैं तो जा करके बेचारे थोड़े सुस्ताते हैं एंथर पे, और एंथर पे जैसे ही सुस्ताने लगते हैं तो पॉलन ग्रेन्स उसके पैर से चिपक जाता है, और फिर बताइए इनका मन फिर यहाँ नहीं लगता, फिर उड़ के जाके बैठ जाते हैं स्टिग्मा पे, और वो वाला पॉलन ग्रेन इसमें स्टिग्मा में गिरता है, यहाँ से स्टाइल में आता है, स्टाइल से होते हुए ओवरी में पहुंचता है, ओवरी में एग पहले से इंतजार कर रहा होता है कि कब आएगा पोलन ग्रेन्स, और यहाँ आते के साथ फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फिर आगे का जो काम है वो जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। क्लियर है ना? तो अब फिर यहाँ थोड़ा मैं बता ही दूं कि अगर सेम फ्लावर में ही दोनों है, मेल और फीमेल, तो इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर ये अलग अलग फ्लावर में मामला हो गया या अलग अलग प्लांट में मामला हो गया तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो भाई सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन का जो एग्जाम्पल है ना, सॉरी डिफरेंस, वो जरूर कर लेना। अब यहां से जरा चल लेते हैं कहां, जर्मिनेशन ऑफ स्टिग्मा। हालांकि बता दिया ये मैंने आपको पहले ही, लेकिन डायग्राम में फिलहाल बता रहा हूं, तो डायग्राम बेटा ये किस तरह से होता है ये आप देख लेना, किस तरह से फीमेल जर्म सेल आते हैं, फिर यहाँ पे क्रिएशन होता है, ये सारा देख लेना। अब आ जाते हैं ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और जब यहाँ पहुंचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इंपॉर्टेंट क्योंकि डायग्राम बड़े छांट छांट के आपके लिए लाया हूं। अब देखिए ये ओवरी है दोनों साइड में, एक ही साइड में नेमिंग कर रखा है लेकिन दोनों साइड में ओवरी है, और यहां से ये जो एग है ये ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पे आके इस पॉइंट पे ये इंतजार करता है स्पर्म का, वेजिना से स्पर्म आना होता है, फिर स्पर्म में जो है वो लिक्विडेशन होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, वो सर्विक्स से होते हुए और फिर यहाँ पे आ जाता है, और इधर से एक तो आके बैठा हुआ है ही, और इधर से स्पर्म भी पहुंचा, फिर यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर यहाँ पे एग की फॉर्मेशन होती है, और ओविडक्ट को अगर हम कट कर देते हैं, ये हम बता रहे हैं किसकी, मैकेनिकल सॉरी सर्जिकल जो उपाय है बर्थ कंट्रोल का, तो ओविडक्ट को अगर हम कट कर देते हैं, इसको हम वैसेक्टोमी कहते हैं, और या ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, देख लेना आप। तो जब इसको हम कट कर देते हैं तब जाकर के फिर ये सर्जिकल उपाय हो जाता है। तो ओवरी में एग की फॉर्मेशन होती है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो रेड रेड सा नजर आ रहा है, ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स हैं। यहाँ पे नर्चर होता है हमारा जाइगोट, यहाँ पे नर्चर होता है। अब जो भी मिलना है इस 9 महीने के अंदर, वो यही ब्लड वेसल जो है वो इस नवजात शिशु को प्रोवाइड करता है। प्लेसेंटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का वर्क यही होता है, ये इस ब्लड वेसल के थ्रू यहाँ पे सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं इसको। आप देखोगे कि जब प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं तो उसको उसके ऊपर बहुत सारे पाबंदियां लगाई जाती हैं कि तुम 9 महीने ये नहीं खाओगे, तुम वो नहीं, 9 महीने के बाद भी ये नहीं खाओगे, वो नहीं खाओगे, इसलिए क्योंकि खाओगे भैया तो फिर
ब्लड वेसल के थ्रू जो है वो न्यूट्रिशन इस बच्चे को मिलेगा, और फिर इसको क्या चाहिए और नहीं चाहिए उसके अनुसार से प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे एक वेट कर रहा है और स्पर्म आया ही नहीं, स्पर्म मिला ही नहीं, तो फिर क्या होता है, ये ब्लड वेसल जो तीन टाइप में आप देख रहे हो, ये ब्लड वेसल जो है वो ब्रेक हो जाता है, और जैसे ही ये ब्लड वेसल ब्रेक होता है तो फिर उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये तो सिर्फ डायग्राम दिख रहा है ना, मैंने आपको एकदम अच्छे से एक्स वाई एक्स एक्स करके और पूरा गैमेट बना के दिखाया है कि कैसे 50-50% जो है वो है। पीछे के वीडियोस में भी आपको मिलेंगे और आपको पढ़ाया भी है मैंने। लीजिए, आ भी गया। ये है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये देखो साहब, देख ही लो ध्यान से, ये फीमेल है और ये मेल है, ठीक है। इधर से जो मिलेगा, यानी कि जो मेल है, ये गैमेट्स का जो है, हाँ मेल है, तो इधर से जो मिलेगा वो क्या, एक्स वाई, और इधर से क्या मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा। जब इनमें क्रॉस होता है, जब इनमें क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, दो एक्स एक्स बनेंगे, दो एक्स वाई बनेंगे, यानी कि 50-50% जो है वो दोनों का चांस होता है। तो ये आपको नजर में रखना है। अब आ जाते हैं ट्रॉफिक लेवल पे। ये भी बात अभी अभी मैंने आपको बताई थी। चार हैं इसमें प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जनरली क्या होते हैं बेटा, प्लांट होते हैं। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट होते हैं, जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। इसके ऊपर सारे कंज्यूमर हैं, लेकिन प्लांट को जो सबसे पहले टपाएगा ना, जो सबसे पहले खाएगा, वो प्राइमरी कंज्यूमर है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर है। सेकेंडरी कंज्यूमर को जो खाएगा वो टर्सरी कंज्यूमर है। लेकिन यहीं पे मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि 10% लॉ, 10% लॉ बिल्कुल याद रखना है कि 10% लॉ क्या होता है, जब प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर को खाएगा, सॉरी, जब प्राइमरी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा तो सिर्फ 10% एनर्जी जाती है। यानी कि अगर 100 जूल एनर्जी प्रोड्यूसर के पास है तो 100 का 10% 10 होता है, यानी सिर्फ प्राइमरी कंज्यूमर को 10 जूल मिलेगा। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी वाले ने खा लिया, तो अब 10 का 10% इसको मिलेगा, यानी कि 1 जूल एनर्जी सेकेंडरी वाले को मिलेगा। तो ये जो है ना थीसिस, अब इसमें पता है क्या करते हैं, ये घुमा के क्या करेंगे, आपको टर्सरी वाला दे देंगे, टर्सरी कंज्यूमर का, और आपको कहेंगे कि सेकेंडरी का या प्रोड्यूसर की एनर्जी बताओ, है ना। मैं नहीं बता रहा, अपने आप सोचो कैसे करेंगे। तो ये कहानी हमने अभी जो बताई है आपको, वो बताई इम्पोर्टेंट डायग्राम की, और अब मैं कहानी बदल रहा हूं, और कहानी बदल के आज ही दोनों चीजें मैं कंप्लीट करूंगा। अब कहानी बदल के आपको मैं ले जाता हूं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। बायो के जो दोनों इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो आज आपका फिनिश ही कर रहा हूं। आओ भाई, चलो, यस। मेरे ख्याल से अब आपको नज़र आ रहा होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात हम करने वाले हैं।
सबसे पहली बात हम करेंगे न्यूट्रिशन की, और आपको पढ़ना है न्यूट्रिशन के टॉपिक को। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। तो डाइजेशन इन ह्यूमन, द फूड कंपोनेंट्स पास थ्रू अ कंटिन्यूअस canal and get digested in each compartment. This is called an alimentary canal. देखा ना डायग्राम, वो जो एलिमेंट्री कनाल का बना हुआ रहता है, ऊपर से माउथ से लेकर के और कंप्लीट नीचे तक। तो ये ट्रैक होता है, या आप कह सकते हैं, और कनाल रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, माउथ से लेके एनस तक, इसको हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। अब जो न्यूट्रिशन होता है ऑर्गेनिज्म में, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब एक खाका में दे रहा हूं कि क्या आपने इस तरह से सारी चीजें समझी या नहीं समझी। बकल कैविटी, बकल कैविटी ये फूड पाइप, इसोफेगस भी कहते हैं इसको, वहां से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो रेक्टम में एंड होता है, और वहां से एनस में इगेशन हो गया। अब यहां समझना है कि मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन कौन से होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो एक तो बेटा माउथ में ही मिल जाता है सैलिवरी ग्लैंड, जहां से सलाइवा सेक्रेट होता है। सलाइवा का काम क्या होता है, किसका डाइजेशन करना, कार्बोहाइड्रेट का। फिर लीवर, और फिर पैनक्रियाज। तो इनसे निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूस हैं उनका क्या फंक्शन है, ये आपको ध्यान में रखना ही है। यहां से आगे हम लोग आ जाते हैं और बात करते हैं किसकी, वेरियस प्रोसेस, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। तो एक तो आपने देखा कि जैसे ही फूड हम माउथ में रखते हैं तो प्रोसेस कहलाता है क्या, इंगेशन। दूसरा क्या देखा आपने कि the process by which the food containing large insoluble substance is broken down into डाइजेशन। क्या होता है डाइजेशन, वही होता है ना भाई, हमारा जो सेल है ना, हमारे बॉडी में जितने भी करोड़ों की संख्या में सेल हैं, वो ऐसे डाइजेशन नहीं करते हैं फ्री फंड में, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल का डाइजेशन वो करते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल का। तो जो भी हम कूड़ा कचरा जब भी खा लेते हैं तो उसको छोटे रूप में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। तो डाइजेशन देखो समझते हैं हम, मैं हमेशा एक बात कहता हूं ना कि पेट में दर्द हो जाता है जब आप एग्जाम में बैठोगे, फाइनल एग्जाम में। क्यों पेट में दर्द हो जाएगा भाई, कि अरे हिंदी में तो बात समझ में आ रही है यार, इंग्लिश में लिख नहीं पा रहा हूं। तो इसीलिए डाइजेशन का ये डिफिनेशन भी आपके स्क्रीन पे है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाइजेस्टिंग फूड। दो मेथड होते हैं, एक फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड क्या है, बूढ़े बुजुर्ग हमारे जो बड़े हैं वो कहते हैं कि चबा चबा के खाओ, हम सुनते नहीं, है ना। तो वो फिजिकल मेथड है, चबाना, ग्राइंड करना, वो फिजिकल मेथड है। और फिर जो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव जूस हैं, एंजाइम है, ये सारे जो एक्ट होते हैं, HCl है, तो ये जो है केमिकल मेथड। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म का एकदम सारा मामला, इस डायग्राम से आपको सब समझ में आ जाएगा, है ना। देखा भी आपने कि यहां से इंगेशन स्टार्ट होता है। थोड़ा इनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको आ जाए, दिख जाए। बस ये यहां से कैविटी है, कैविटी से ये यहाँ फेरिंग्स भी दिखा रखा है। यहीं पे देखो एक ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड होता है, और यहाँ से देखो ये इसोफेगस से होते हुए और फिर पहुंच जाता है स्टमक में, है ना। स्टमक से फिर पैनक्रियाज यानी कि लीवर में, लीवर, गॉल ब्लैडर। तो ये आप डायग्राम अगर थोड़ा माइंड में रखोगे और इसको देख करके जितने भी पार्ट्स हैं वहां क्या होता है फूड के साथ, ये अगर माइंड में आपने रख लिया तो फिर न्यूट्रिशन जो है ह्यूमन में वो आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अब थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं अब किसकी, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म ही है। अब बच क्या गया, डाइजेशन के बाद तीन प्रोसेस और बच जाते हैं। एक एब्जॉर्प्शन का, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है खींच लेना। तो जो डाइजेस्टेड फूड है ना, उसको खींच करके ब्लड में डाल दिया जाता है, क्योंकि ब्लड ही तो एक ऐसा साधन है जो हमारे पूरे शरीर में ब्लड वेसल के थ्रू जाता है, वही तो न्यूट्रिशन लेके जाएगा, वही तो डाइजेस्टेड फूड लेके जाएगा। तो वो एब्जॉर्प्शन है। एंड द प्रोसेस बाय विच द एब्जॉर्ब फूड इज टेकन इनटू बॉडी सेल। बात समझना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। एब्जॉर्प्शन होता है क्या, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको खींच करके ब्लड में डाल देना, और ब्लड वेसल जब सेल के पास पहुंचता है तो वहां जाके खड़ा हो जाता है, जहां में आई कमीन आदेश लेता है। जब उसको आदेश मिल गया कि हाँ सेल के अंदर जा सकते हो, तब वो प्रोसेस एसिमिलेशन कहलाता है। और एसिमिलेट होने के बाद अब जो हमारे काम की चीज थी वो तो ब्लड में चली गई। अब जो काम की नहीं है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो हमारे काम की है ही नहीं, तो उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को इग्निशन कहते हैं। तो तीन प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। इसकी कोई बात नहीं करेंगे अभी, इसको रहने दो, इसको रहने दो। अब बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट। तो प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, मैंने अभी अभी बताया था, कल परसों, कल ही शायद, कि ये रूट से, स्टेम से, लीव से हम नए प्लांट बना सकते हैं। जो इंडेंजर्ड प्लांट होते हैं या जिनकी रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी खत्म के बराबर हो जाती है, तो उनको, उनके लिए हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट बात है। मैंने बताया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में एक तो आप बहुत जल्दी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, इंडेंजर्ड प्लांट को बचा सकते हैं। दूसरी बात है, इसमें लाइफ स्पैन छोटा हो जाता है, अनसीजनल, किसी भी सीजन में आप ये ग्रो कर सकते हैं। ये सारी एडवांटेज हैं। लेकिन डिसएडवांटेज मेजर क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बीमारियां बहुत जल्दी फैलती हैं, डिजीज रेजिस्टेंट पावर इसमें नहीं होती है, डिजीज को रोकने की कैपेसिटी इसमें नहीं होती है। अब आ जाते हैं, अभी तो वही है, क्या कह रहा है कि दिस अकर्स when plants grow and develop naturally without any human interface. Natural vegetative propagation can be enabled by the development of adventitious roots. Thus, new plant may emerge from the roots, stems, and leaves of the parent plant. The vegetative plant structure arising from the stem are known as rhizomes, bulbs, runners, tubers। ये सारे नाम हैं, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ओनियन से जो निकल रहा है ये क्या कह रहे हैं, इसको बल्ब कह रहे हैं। जो रनर्स होते हैं ना, ये देखे होंगे बहुत सारे जो टेंड्रिल्स वगैरह जो होते हैं प्लांट, जैसे सेम का अगर आपने देखा होगा टेंड्रिल्स, या फिर पंपकिन का देखा होगा, तो ये सारे जो है ये रनर कहलाते हैं। ऐसे ये सकर हैं, मिंट वगैरह जो पुदीना मिंट, तो ये सकर में काउंट होते हैं। ये ट्यूबर है पोटैटो वाला, ये देखो राइजोम है जिंगल। स्वीट पोटैटो को रूट प्रोपेगेशन, क्योंकि ये रूट से क्रिएट होता है। तो ये सारे जो है वो थोड़े एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। स्टेम अभी दिखाया था मैंने, रनर्स जो होते हैं ना, जब हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं, तब वो स्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं। रूट्स आपको पता ही है, न्यू प्लांट्स इमर्जिंग आउट ऑफ स्वेलन मॉडिफाइड रूट्स नोन एज ट्यूबर। रूट वाले को भी दिखा ट्यूबर कहते हैं। चलो ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लीव्स वगैरह छोड़ो इनको। अब आ जाते हैं यहाँ से
आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में। अभी मैंने सारी चीजें वैसे बता दी हैं आपको। आर्टिफिशियल का मतलब है जो ह्यूमन, जो हमारे कामों से हमारे कारण होता है। जैसे मैंने कल एग्जांपल आपको रोज का दिया था ना। तो रोज वगैरह जो प्लांट होते हैं, उनको अगर ग्रो करना है तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक पार्ट को कट कर दो और उसको दूसरे जगह बो दो, हो गया, वो नया रोज आ जाएगा। तो वो स्टेम से भी हो सकता है, लीफ से भी होता है। तो आप कटिंग का प्रोसेस कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल याद रखना है, सब में कहीं का मतलब सभी सभी जगह नहीं। ऐसे ही ग्राफ्टिंग होता है। ग्राफ्टिंग भी बताया था कि एक को हमने कट कर लिया, फिर पेंसिल की साइड से बना करके और उसको बांध करके, और फिर हम नया एक सिंगल प्लांट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेयरिंग, लेयरिंग जो होता है, एग्जाम्पल याद रखना, वो ये है ना, क्या नाम है उसका, जिसकी टहनी को झुका के और थोड़ा फिर हम अर्थ में दबा देते हैं, फिर वहां से एक नया प्लांट आ जाता है। तो वो लेयरिंग का प्रोसेस है। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी आपको बताया था मैंने। क्या बताया था कि 3 पेट्री डिश होते हैं। खुरच लिया हमने, टिश्यू निकाल लिया, अब एक पेट्री डिश में रखेंगे तो उसका रूट बन जाएगा, उसको फिर थोड़े दिन बाद उठा करके दूसरे में डाल देंगे, स्टेम बन जाएगा, स्टेम को दूसरे में डाल देंगे, फिर उसका लीव्स बन जाएगा। तीनों क्रिएट हो गए, प्लांट बन गया। तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। ये बातें मैंने तो शायद बेटा अभी आपको, अच्छा पीछे वाले जब इम्पोर्टेंट बता रहा था डायग्राम, तो मैंने आपको समझा दिया था कि कैसे होता है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेपल, पेटल्स, इन सब के क्या फंक्शन है, मैंने डिटेल से अभी पिछले वाले जो स्लाइड्स दिखाए थे उसमें मैंने आपको बताया है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की सारी बातें मैंने की है उसमें। और आपको किसका क्या फंक्शन है वो आपको यहाँ से सब कुछ दिखेगा। आप पढ़ेंगे, मैंने तो समझा दिया है उसमें, लेकिन यहाँ पे आपको, हाँ ये बात मुझे करनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भी इसको नोट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ फ्लावर, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें या तो एक ही हो, मेल हो या फीमेल हो। बाइसेक्सुअल का मतलब है जिसमें दोनों हो। तो एग्जाम्पल इसका याद रखना है कि बाइसेक्सुअल में रोज आते हैं, हिबिस्कस है, गुलमोहर है, मस्टर्ड है, ये सारे जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। लेकिन यूनिसेक्सुअल जो है, मेज है, पपाया है, कुकुम्बर है, ये सारे सारे जो है किसी में मेल होता है और किसी में फीमेल होता है। तो इसमें अलग अलग होते हैं, ये ध्यान रखना है। सेक्स डिटर्मिनेशन मैंने बहुत अच्छे से बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले आपसे। अब आ जाते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंट पे। फादर ऑफ जेनेटिक्स, 1 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, संजय ध्यान देना। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं? जॉन मेंडल को कहते हैं। और उसने पी प्लांट का एक्सपेरिमेंट किया था 7 साल तक। हालांकि छोटा लाइफ स्पैन होता है। हमने बताया है आपको कि पी प्लांट को उसने क्यों चूज किया था। रीजन दैट मेंडल चूज द पी प्लांट, फर्स्ट है कि द पी प्लांट कैन बी इजिली ग्रोन एंड मेंटेन्ड। दूसरी बात, दे आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटिंग बट कैन ऑल्सो बी क्रॉस पॉलिनेटेड। वो सेल्फ पॉलिनेशन भी करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। एनुअल प्लांट होते हैं, therefore many generation can be studied within a short period of time। छोटे समय में आप इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। एंड इट हैज सेवरल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर, राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, है ना। तो ये सारी है। अब यहाँ पे हमें मेंडल्स लॉ थोड़ा सा देख लेना है। उसने एक्सपेरिमेंट किया था और लॉ था उसका लॉ ऑफ डोमिनेंस, थोड़ा ध्यान देंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्राइड ऑफ स्प्रिंग विल ओनली इनहेरिट द डोमिनेंट ट्रेट ऑफ द फेनोटाइप। डोमिनेंट और रिसेसिव 2 जीन्स बताए थे ना मैंने। तो जो डोमिनेंट जीन्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, हम नहीं कहते, मेंडल कहता है। एंड द एलील्स that are suppressed are called recessive traits, while the alleles that determine the trait are known as dominant trait। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है बेटा।
लॉ एज इट इज लिखे जाते हैं, इसलिए इसको अपने कॉपी में आप नोट कर लेना। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट अ पेयर ऑफ ट्रेड्स सेग्रीगेट्स independently of another pair during gamete formation as the individual heredity factor assort independently, different traits get equal opportunity to occur together। मतलब ये कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं माँ बाप से वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो आएंगे ही आएंगे, उनको रोकने की कोई कैपेसिटी नहीं होती है। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, टू कॉपीज ऑफ ईच हेरिडेटरी फैक्टर सेग्रीगेट, दो कॉपी बनते हैं ना, एक मेल से और एक फीमेल से आता है। और अदर वर्ड में आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स पेयर सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कुछ माँ से आते हैं कुछ बाप से आते हैं, और फिर वो सेग्रीगेट होकर के इकट्ठे होकर के एक रीयूनिट करते हैं, एक सिंगल यूनिट बनाते हैं। और फिर वो जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जब हम कहते हैं कि हाँ ऑफस्प्रिंग में माँ बाप दोनों के गुण होते हैं, तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। अब आ जाते हैं इकोसिस्टम पे। अरे बाबा रे बाबा, इकोसिस्टम यहीं से समझ सकते हैं ना, क्या कह रहा है? सूरज भी है, आसमान भी है, हवाएं भी होंगी, पानी भी है, अर्थ भी है, घोड़े हाथी भी हैं, हंस भी हैं, यानी इन सब को मिला करके एक पूरा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब जिसमें कि लिविंग, नॉन लिविंग प्लस में एटमॉस्फेयर, तीनों को मिला के कहते हैं हम इकोसिस्टम। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल, भाई अगर घर में हमने पूरा बगीचा बना दिया तो हमारा वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया, और जो जंगल है वो नेचुरल है, हमने नहीं बनाया, हमारा क्या लेना देना। तो यही यहाँ पे डिफाइन कर रखा है बेटा कि एन इकोसिस्टम इज अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी वेयर the living and non-living components interact with each other and their physical environment. It is the functional unit of nature and varies greatly in size. साइज में वो डिपेंड करता है कि कहाँ की बात आप कर रहे हो। तो बायोटिक में देखो प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस होते हैं, और अबायोटिक में लाइट, एयर, सॉइल, बला बला बला, है ना। उसके बाद तीन टाइप के इकोसिस्टम यहाँ आ गया भैया। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो अर्थ पे रहने वाले लोग हैं उनका सिस्टम टेरेस्ट्रियल कहलाता है। जो पानी में डुबकी मार के ही रहना पसंद करते हैं वो एक्वाटिक में आ जाते हैं। और जो तीसरा तो दिखा ही नहीं भैया, तीसरा जो उड़ते रहता है ना, वो एरियल इकोसिस्टम कहलाता है। ओजोन डिप्लीशन, देखो ओजोन डिप्लीशन है या क्या कहते हैं उसको बेटा, क्या कहते हैं, मैं भूल गया। ओजोन डिप्लीशन, और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई बार बार, तो ये दो टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, ये ध्यान रखना। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है? अब इसमें कई बार आपको बताया कि CFC काउज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और अगर ओजोन की जो है परत वो कमज़ोर होती हैं या कहीं से ब्रेक होती हैं, तो जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सन की, वो हमारे पास आएंगी, और जब हमारे पास आएंगी तो वो हमें नुकसान करेंगी, है ना। तो ये चीज़ें, हाँ ग्लोबल वार्मिंग की बात करें, बहुत अच्छा, आयशा को एकदम समझ आ जाता है मेरी बातों का कि मैं क्या भूल गया, बहुत अच्छा। ओजोन डिप्लीशन और ग्लोबल वार्मिंग, इसको थोड़ा बेटा पढ़ेंगे। और ओजोन का फॉर्मूला याद रखेंगे, O3। देखो कुछ ऐसी चीजें ना हमेशा लिख देनी चाहिए कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए, आहा बहुत चीजें आती हैं बच्चे को, तो वो कहीं आप गड़बड़ गड़बड़ करोगे ना तो आपको थोड़े नंबर भी मिल जाएंगे। देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखा रखा है, मैं बताता हूँ आपको। ये ओजोन लेयर है, ठीक है। यहाँ से CFC मॉलिक्यूल गया, जो CFC मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, ये जो ओजोन मॉलिक्यूल देख रहे हो ना, ये O3 ओजोन
का O3 फॉर्मूला होता है। तो ये इसको ब्रेक कर देता है, ब्रेक करके एक नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है और एक जो है वो O2 बना देता है। तो भाई हमें देखो, ऑक्सीजन हमारे लिए कितना फायदेमंद है, लेकिन हम वहां नहीं चाहते कि हमें ऑक्सीजन मिले। हम कहते ना ना ना, ऑक्सीजन वहीं रहो, मुझे ओजोन चाहिए, मुझे ओजोन चाहिए, है ना। तो सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है, जगह जगह पे वो इंपॉर्टेंस बदल जाया करता है। तो बेटा ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ओजोन अल्ट्रावायलेट रेज यानी सीएफसी से रिएक्शन करने के बाद सीएफसी के प्रेजेंस में जो ओजोन है ये ब्रेक हो जाता है O2 में और ClO में, क्लोरो मोनोऑक्साइड में, जिसके कारण कि ओजोन की लेयर डिप्लीट हो जाती हैं, घट जाती हैं, कम हो जाती हैं। और अगर ऐसे ही कम होती रही तो कभी ब्रेक हो जाए तो फिर वो अल्ट्रावायलेट रेज हमें तबाह कर देगा। ग्लोबल वार्मिंग क्यों होता है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड लेयर। मैं थोड़ा बता ही देता हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जो पेड़ पौधे हैं वो कटते जा रहे हैं, तो इस कारण से increase in amount of carbon dioxide, and there is property of carbon dioxide that it is good absorber of heat. कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है कि ये हीट का गुड एब्जॉर्बर होता है। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ गया हमारे अर्थ पे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड की एक मोटी लेयर हमारे पूरे अर्थ के ऊपर छा जाएंगी, और क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है भारी गैस होती है तो वो सबसे नीचे वाली लेयर में होती है। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर पूरा थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। और इसमें प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो सन से इंफ्रारेड लाइट आ रही है, जो गर्मी देती है, तो उस इंफ्रारेड लाइट को ये एब्जॉर्ब तो कर लेगा, एब्जॉर्बर है, लेकिन इसको वापस नहीं जाने देगा, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है, गुड रिमूवर नहीं है। रिमूव करना नहीं आता है इसको, हाँ थोड़ा थोड़ा करता है, लेकिन गुड रिमूवर नहीं है, ये गुड एब्जॉर्बर है। तो हीट आई दिन में और रात में ये वापस जाएगी ही नहीं ऊपर, तो फिर कल को फिर और हीट आएगी, फिर हीट आएगी, डेली हीट आएगी, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब बढ़ना शुरू हो जाएगा तो जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ वाली जगह हैं, क्या होगा वहाँ, वो पिघलेंगी, तो वाटर लेवल बढ़ेगा। वाटर लेवल बढ़ेगा तो नेचुरल कैलामिटीज बढ़ेगी, कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं ये, कहीं वो, फिर हो जाएगा गड़बड़, है ना बात। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात हमें अच्छे से समझनी है। स्प्रे, एरोसोल्स, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, इन सब में CFC अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, और हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा अब यूज़ करने लगे हैं, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो हमें नुकसान करेगा ही। इसके साथ साथ जो रॉकेट लॉन्च जो होते हैं, अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्च जो होते हैं, वहाँ से भी जो है वो CFC जनरेट होता है। CFC एक्चुअली पता है क्या करता है, ये जो रॉकेट प्रोपेलेंट हैं उनके इग्निशन टेम्परेचर को लो कर देता है, जल्दी रॉकेट का जो फ्यूल है वो आसानी से जल जाता है, यानी कि काम करता है। तो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, जैसे NO2 है, NO है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब जो होते हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये भी याद रखना, तो CFC के अलावे ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये भी जो है ओजोन लेयर के डिप्लीशन में सहयोग करते हैं। नेचुरल काजेस ज़्यादा डीप तो लिखना ही नहीं। अब एक बात आज संस्कार पूछ रहा था मेरे से, और इसलिए मैंने ये बात सर्च करी आज और टॉपिक में ऐड कर दिया है, बायोमैग्निफिकेशन। देखो मैं डायग्राम से आपको बता देता हूँ क्या है ये। वाटर है, वाटर में जो इम्प्रिटीज कर सकते हैं वो इतना ppm है। अब इसको जो है जू प्लैंकटन खा लिया, तो अब भाई वाटर को खाएगा, पी लिया, यूज कर लिया। तो जू प्लैंकटन जब यूज किया तो अब इसका जो है वो यहाँ पे बढ़ के, चूंकि अब
इसमें तो यूनिट की बात हो रही है ना, तो वाटर के एक यूनिट में इतना है। अब एक ही यूनिट तो जू प्लैंकटन कंज्यूम नहीं करेगा, कई सारे यूनिट करेगा, तो उसमें जाके 0.04 ppm हो गया। अब क्या है, जू प्लैंकटन एक की बात हुई है कि इतना। अब स्मॉल फिश एक ही जू प्लैंकटन तो नहीं खाएगा, कई सारे खाएगा, तो वहां पे जाके फिर इंक्रीज हो गई वैल्यू, 0.5 ppm हो गया। अब स्मॉल फिश को बड़ी मछली खाएगी, तो वो एक ही मछली तो नहीं खाएगी, कई सारी छोटी मछली खाएंगी, तो वो जाकर के फिर वहां 2 ppm हो गया। अरे ऊपर जो है वो फिश ईटिंग बर्ड भी इंतजार किए हुए था, यहाँ 25 ppm हो गया। तो आपने क्या देखा कि डीडीटी, जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी, धीरे 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 बढ़ते 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 इसके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो गया। तो इकट्ठा हो जाना, क्योंकि डीडीटी जो होते हैं ना वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, तो इसलिए फिर वो टूटते भी नहीं है, अल्टीमेटली वो नुकसान कर जाते हैं। ये है बायोमैग्निफिकेशन। Biomagnification is any concentration of a toxin such as pesticides in the tissues of tolerant species at increasingly higher levels in a food chain. The buildup of the insecticide DDT in zooplankton is one instance of biomagnification in action. अब कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है तो ये आप देख लेना, डीडीटी बताया मैंने, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये जो है आज मैंने 2 टॉपिक आपके एकदम बरोबर बरोबर पूरे किए हैं। संजय भी है या संजय क्लास में नहीं है?